नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। मिडिल ईस्ट के आसमान पर युद्ध के काले बादल गहरा गए। अमेरिका और ईरान के बीच विध्वंसक युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिकी वॉरशिप ईरान के पास के इलाकों में पहुंच चुकी है। अमेरिका के किसी भी खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम देने वाली डेल्टा फोर्सेस की तैनाती मिडिल ईस्ट में हो चुकी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने चारों तरफ से घेराबंदी की है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिल रही धमकियों के बीच खामेनेई की फौज ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। साथ ही अपनी मिसाइलों का टारगेट भी लॉक कर दिया है। अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान की सेना ने दो टूक कहा है, अगर तेहरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा। लेकिन इसी बीच ईरान के 10 शहरों में धमाके हुए हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 घायल। विस्फोट कैसे हुआ, धमाके के पीछे कौन है, इसका भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस धमाके के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। सवाल है कि क्या ईरान में महायुद्ध का बिगुल बज गया है? क्या ईरान पर हमले के लिए ट्रंप का ऑर्डर मिल गया है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारियों के बीच ईरान के 10 शहरों में जोरदार धमाका हुआ। भीषण ब्लास्ट से तेहरान, तबरीज और बंदर अब्बास तक धुआं हो गए। बंदर अब्बास में एक टावर ब्लॉक धमाके से तबाह हो गया। 8 मंजिला इमारत में विस्फोट से हड़कंप मच गया। इसके अलावा तबरीज शहर में विस्फोट के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट कैसे हुआ, धमाके के पीछे कौन है, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान के खिलाफ अमेरिका जंगी तैयारी कर रहा है, मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका ने ईरान बॉर्डर पर सैन्य ताकत बढ़ा दी है। ईरान के करीब अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की तैनाती हो चुकी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस थियोडोर ईरान बॉर्डर के करीब हैं। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में डेल्टा फोर्स की भी तैनाती की है। डेल्टा फोर्स के 20,000 जवान इस वक्त मिडिल ईस्ट में हैं। कुल 40,000 अमेरिकी सैनिक अभी मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। अमेरिका के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने, सैन्य अड्डे और कमांड सेंटर हैं, जिसे लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा बयान सामने आया। And when President Trump said we're not getting a nuclear Iran, you won't have a nuclear bomb, he meant it. And we sent those B-2s halfway around the world, and they never noticed. When he said we're not going to tolerate trafficking drugs anymore in our hemisphere, we treat them like the Al-Qaeda of the Western Hemisphere, he meant it, and we're executing that. When you said, Mr. President, we're securing the border, the military was proud to do their part alongside Homeland Security to do that. Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. So we will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department. अमेरिका की तैयारियां बता रही हैं कि उसने ईरान पर हमले का प्लान लॉक कर लिया है। किसी भी वक्त वो ईरान पर अटैक कर सकता है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। खामेनेई की सेना ने भी अमेरिका को करारा जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने दावा किया है कि उसने जमीन और समंदर से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं। ये ड्रोन जमीन और समंदर दोनों जगहों से ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास पहले से ही बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान ने हाल ही में अपने ड्रोन वाहक पोत शाहिद बाघेरी को समंदर में तैनात किया है। मतलब साफ है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान भी पलटवार करने में देर नहीं करेगा। उसके निशाने पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने होंगे। साथ ही इजराइल को भी वो निशाना बनाएगा, और इसके संकेत भी खामेनेई के सेनापति ने दे दिए। ईरान के सेना प्रमुख अमीर हातमी ने कहा, अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी सुरक्षा और इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। ईरान मजबूती से अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। हालात विध्वंसक युद्ध की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमला रोकने के लिए ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। इनमें पहली शर्त है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़े और अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमताओं को खत्म कर दे। उसके पास जितना बम बनाने लायक यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे। दूसरी शर्त यह है कि ईरान तत्काल हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह को समर्थन देना बंद कर दे। तीसरी शर्त है कि ईरान अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दे।
ये तीनों ऐसी शर्तें हैं जिसे ईरान किसी भी कीमत पर मान नहीं सकता। न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान ने साफ कहा था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा, और उसी बात को ईरानी सेना प्रमुख ने दोहराया है। ट्रंप की शर्तों को लेकर ईरान के प्रमुख अमीर हातमी ने कहा, अमेरिका ईरान के कितने भी वैज्ञानिकों और नागरिकों की हत्या कर दे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट नहीं किया जा सकता। ईरान के इरादे साफ हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा, अमेरिका की धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। सवाल है कि क्या अमेरिका अब ईरान पर हमला करेगा? क्या मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस होगा? क्या तबाही का नया चैप्टर खुलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? उसको लेकर जिस तरह से अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि चाहे अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों ही तैयार दिखाई दे रहे हैं युद्ध के लिए। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं कि अमेरिका के निशाने पर ईरान के कौन कौन से परमाणु ठिकाने हैं। आप इस मैप के जरिए समझिएगा। जो ईरान के सिविल परमाणु साइट्स हैं, चाहे वो हम इस्फहान की बात कर लें, बुशैर की बात कर लें, ये इस वक्त अमेरिका के निशाने पर हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, फोर्दो का इलाका, ये भी सिविल परमाणु साइट है ईरान की, जो इस वक्त अमेरिका के निशाने पर है। साथ ही जो रिसर्च रिएक्टर है, चाहे वो बोनाब का इलाका हो, तेहरान का इलाका हो या रामसर का इलाका हो, ये इस वक्त अमेरिका के पूरी तरह से निशाने पर दिखाई दे रहे हैं। यूरेनियम माइन की अगर हम बात कर लें तो ये इलाके, चाहे सागंद की बात हो, नारगिन की बात हो या गचिन की बात हो, इस वक्त अमेरिका के निशाने पर ईरान के ये जो ठिकाने हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और जो सैन्य ठिकाने हैं, चाहे वो परचिन है या फिर आप बात कर लें अलग अलग इलाके जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सिविल परमाणु साइट, रिसर्च रिएक्टर और यूरेनियम जो माइन है, और जो सैन्य ठिकाना है परचिन ईरान का, वो इस वक्त अमेरिका के निशाने पर है। तो ये हम आपको मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कहाँ से जो तैयारियां हैं वो अमेरिका की तरफ से हो रही हैं। और साथ ही ज़रा मैप के ज़रिए आप ये भी समझिए कि अमेरिका जो है, ईरान पर अमेरिका किस तरीके से हमला कर सकता है। ये अलग अलग ये जो इलाके हैं, ये इस वक्त ईरान जो है अमेरिका के इन एयरबेस से घिरा हुआ है, चाहे वो अल असद एयरबेस हो इराक का, या हरीर एयरबेस हो, अल तनफ गैरसिन हो, अल सलीम एयरबेस हो कुवैत का, यूएस नेवी 5th फ्लीट बहरीन हो, या अल उदैद एयरबेस हो कतर का, जो अल दफरा एयरबेस है यूएई का। तो ईरान पर अमेरिका कहां से हमला कर सकता है, ये इस वक्त आप ईरान देख रहे हैं। और ये जो जिन एयरबेस से घिरा हुआ है ईरान, वहां से अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पर। तो इस मैप के ज़रिए आप समझिएगा, क्योंकि तनावग्रस्त है पूरा इलाका इस वक्त, चाहे वो अमेरिका की बात कर लें या ईरान की बात कर लें, दोनों की तरफ से ही तैयारियां तेज़ हो रही हैं। और ईरान पर अमेरिका कहां से हमला कर सकता है, ये ज़रा समझिएगा। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। बड़ी अपडेट आ रही है इसी बीच, ब्रेकिंग न्यूज़। ईरान के 2 परमाणु ठिकानों पर हलचल तेज हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों पर नई गतिविधियां देखी जा सकती हैं। नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर नई छतें बनाई गई हैं। तो किस तरह से तैयारी चल रही है वो समझिए आप। इस वक्त ये बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां परमाणु ठिकानों पर ईरान ने किलेबंदी की है। तो चाहे अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों ही पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या हमले की तैयारी हो रही है। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो साफ बयां कर रही है कि ये जो तनाव है ये गहराता चला जा रहा है। और चाहे अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों ही पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। ईरान के 2 परमाणु ठिकानों पर इस वक्त हलचल तेज दिखाई दे रही है। इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों पर नई गतिविधियां देखी जा सकती हैं। तो क्या महायुद्ध होने वाला है और मिडिल ईस्ट इसके लिए कितना तैयार है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम मेहमानों का खास पैनल है। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। सुरेश गोयल जी पूर्व राजनयिक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जुड़ी हैं वाशिंगटन डीसी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजन कोचर जी, सबसे पहले मैं सवाल आप ही से ले लेती हूँ। अभी जिस तरीके से गतिविधियाँ तेज़ हैं, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, लगातार हम अपडेट भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं और
आपने भी देखा कहाँ कहाँ से हमला हो सकता है और क्या तैयारियां चल रही हैं, किस ओर जा रहा है ये पूरा का पूरा जो माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो अपडेट्स आ रही हैं, क्या युद्ध की तरफ बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट? धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपना ओपनिंग नैरेटिव दिया, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक दर्शकों के लिए बहुत आसान हो जाएगा जब हम इसके ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि देखिए, अगर मैं अपने आप को ट्रम्प के शूज़ में डालूं और मैं उस तरीके से एक्चुअली सोचूं कि मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, मैंने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय अपना कर दिया, कोर्सिव स्ट्रैटेजी मैंने अपनी लगा दी है, सैंक्शन मैं साथ साथ लगाते जा रहा हूँ। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर भी मैंने सैंक्शन लगा दिए और अपनी फोर्सेस को मैं और बढ़ाता जा रहा हूँ। एक की जगह 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए, गन बोट्स आ गई हैं, टोमाहॉक इसको मिसाइल्स को मैंने आर्म कर दिया है और इसको मैंने अपनी सबमरीन्स को भी मैं वहाँ पे लेके आया हूँ जहाँ से मैं टोमाहॉक मिसाइल्स को फायर करूँगा। तो अगर मैं इस सिनेरियो को अपने माइंड में रखता हूँ तो निश्चित है कि अटैक होगा, वापस ट्रम्प जाएगा नहीं, बट ट्रम्प कोशिश कर रहा है कि ये लड़ाई ना हो, बिकॉज अल्टीमेटली आप जैसे मैं आपको एक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूँ ईरान की कि जिससे अमेरिका भी 2 बार सोचेगा ईरान के ऊपर हमला करना। फरवरी 2025 में एक बहुत बड़ी शिप आती है, कार्गो शिप आती है ईरान में, 1000 टन सोडियम परकोलेट लेके। ये एक केमिकल है जो मिसाइल्स बनाने के काम आता है और ये बंदर अब्बास पोर्ट में आती है और इससे खैबर शिकन मिसाइल जो है ईरान की उसको वो बन रही हैं और कासिम सोलेमानी बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो आज जो भी मिसाइल तकरीबन 500 मिसाइल्स ईरान ने फायर एक्चुअली की थी वो 12 दिन की लड़ाई में, ये आप मान के चलिए कि वो पूरा हो चुका है डेफिशिएंसी। आज ईरान के पास 3500 से 4000 मिसाइल्स हैं और वो काफ़ी नुकसान कर सकती है इजराइल का ख़ास तौर पे। और सेकंड प्रायोरिटी ईरान की रहेगी अमेरिकन बेसिस को भी स्ट्राइक करना, देखते हुए कि अमेरिका इसको किस तरह का अटैक आप ईरान पे करेगा। दूसरा, आप इस समझिए कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की वो काफ़ी ज़मीन के अंदर है, सुरंगों के थ्रू जाना पड़ता है। तो उसको पेनिट्रेट करना, चाहे आपके पास बंकर बस्टिंग बॉम्ब हो और आपके पास B-52 बॉम्ब, इस तरीके का एक परमानेंट डैमेज आप नहीं कर पाएंगे, आप उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले कर सकते हैं। हमने ये 2 दिन की लड़ाई में भी देख लिया जी कि एक परमानेंट डैमेज आपको नहीं मिला है, आपने एक टेम्पररी सेटबैक उनको 6-8 महीने के लिए आपने उनको सेटबैक कर दिया। तीसरा, क्या ईरान टेबल पे आएगा? क्या ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपको इसको इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ डिस्कस करना पड़ेगा और अगर टेबल पे अगर आना है तो यूएस अकेला नहीं आएगा, उसमें इजराइल की भी मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज अगर हम इसको ईरान की बात करते हैं तो उसके 2 यहाँ दुश्मन हैं और एक है इजराइल और एक है यूएसए, और बातचीत दोनों से होनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात क्यों नहीं कर रहा जी। और इसको ईरान ये चाहेगा कि अगर एक स्टेज आती है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करने के लिए राजी हो जाता है, तो एक कमिटमेंट इजराइल से भी चाहेगा कि वो भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करे, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में जैसे हम उसको बुलाते हैं, एक तरफा एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। और ये अगर आप समझते हैं कि ईरान के पास इंटेलिजेंस नहीं है कि इजराइल के पास कौन से स्टेज तक वो पहुंच चुका है न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ये हमारी गलतफहमी होगी। और लास्ट पॉइंट ये है, चाइना और रशिया, देखिए आप इसको इक्वेशन में हमेशा रखिए। जी। आप इसको लड़ाई तो नहीं करेंगे ये,
बट जिस तरीके की मदद इसको ईरान को अभी पिछले 3 महीने से, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं चाइना और रशिया से मिली है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस लड़ाई में जब ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लड़ाई होगी ईरान की, तो आप इसको मत समझिए दैट इट विल बी अ केक वॉक। वेनेजुला टाइप सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। और जो आपका रेवोल्यूशनरी गार्ड है जी उसको अभी तक अमेरिका और मोसाड ने MI6 और अमेरिका CIA मोसाड सारे अपने लगे हुए थे, पर उसको अभी तक पर्च नहीं कर पाए, उसके अंदर नहीं घुस पाए हैं कि जी। आप उसको खुमैनी को खत्म कर पाए। जी तो है। बेसिकली अमेरिका 2 चीजें चाहता है ईरान में, जी एक है रिजाइम चेंज और दूसरा उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो अगर ये 2 चीजें वो हासिल नहीं कर पाएगा ठीक तो है सर। उसका अटैक करना भी व्यर्थ जाएगा। जी और इसीलिए हम ठीक है, देख रहे हैं इसी कि को ट्रंप लेकर इतना वेट कर मैं सवाल ले लेती हूँ। सुधाकर जी, मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी, हम देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार एक्शन मोड पर है, लेकिन ईरान जो है वो अभी भी साइलेंट दिख रहा है। आपको क्या लगता है सर कि हालांकि बातें बहुत कही जा रही हैं, लेकिन ईरान की सेना के लिहाज से अगर मैं समझूं इसको, तो ये कोई स्ट्रेटेजिक साइलेंस है या फिर कोई स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन देख रहे हैं आप? नहीं नहीं, दिस इज साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, वो जैसे अंग्रेजी में कहावत है। हम ईरान को समझ नहीं पाए हैं। अमेरिका अगर डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके खुफिया एजेंसीज सही चीज़ को पकड़े हैं। ईरान इतना कमज़ोर नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल पावर है। हम 11 या 12 दिन की लड़ाई जो बोलते हैं, ये कख भी नहीं कर पाए हैं ईरान का। अगर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरफ दावा करते रहे कि उसका न्यूक्लियर 3 इंस्टॉलेशन को बर्बाद कर दिए हैं, तो ये न्यूक्लियर के पीछे क्यों पड़े हैं अगर बर्बाद हो गया है? और आप 2000 से लेके 2025 तक न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़िए, जितने वेस्टर्न मीडिया हैं, पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क टाइम्स, ये 2002 को उन्होंने अखबार में ओपेड में लिखा था कि 6 से 9 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान के पास हैं। जी एविडेंस के साथ उन्होंने लिखा था। 2006 को लिखा, 2009 को लिखा, 2012 को लिखा। क्यों ये आप एनरिच्ड यूरेनियम के पीछे पड़े हो कि 60% से ज्यादा? मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, एनरिच्ड यूरेनियम को जो ईरान के पास स्टेटस है, यह है 87.7% का एनरिचमेंट। जो लिटिल बॉय ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा में 1945 को, उसका एनरिचमेंट हुआ था 86.7%, उससे 1% ज्यादा है। ट्रिगर मैकेनिज्म 3 कंपोनेंट, 8 होते हैं, लेकिन 3 प्राइमरी कंपोनेंट होता है न्यूक्लियर हार्डवेयर के। एक होता है प्रोजेक्टाइल लॉन्चर, दूसरा होता है हार्डवेयर, तीसरा होता है ट्रिगर। ट्रिगर मैकेनिज्म उनके पूरा काबू में है। मिलिट्री हार्डवेयर ऑलरेडी बन चुकी है, चाहे हम उसको माने या ना माने। अभी उसी को लड़ाई को ये पूरा कहानी हो रहा है लड़ाई को लंबा खींचने के लिए। किसका? नेतान्याहू। किसका? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को भी चाहिए ना कोई पहलू, उसको थोड़ा सा घरेलू देखिए क्या हो रहा है यूएसए में। एप्स्टीन फाइल, आपका आइस अटैक, आपका वो टैरिफ के खिलाफ लोग पूरा एकदम काफी दंगा करने लगे हैं। कभी सुना है आपने यूएस के हिस्ट्री में 7 मिलियन पीपल कमिंग ऑन द स्ट्रीट इन 1 डे? कभी सुना है? ये हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। वेनेजुएला, अभी लोग इसको पसंद नहीं कर रहे जिस तरह उसने बैकयार्ड को टैकल किया है। जी चाहे आप कुछ भी लीजिए, डोमेस्टिक, अभी उनका 25 सेनेट में 25 वैकेंसी, मेरे ख्याल से 20 सीट्स ऑफ फॉलिंग वैकेंट। 25 में से शायद 9 या 8 है जो डेमोक्रेट्स के हैं, बाकी इनके हैं। यहाँ पे ये डर लग रहा है कहीं ये डायरेक्टली यहाँ पे हैंड्स डाउन मार्जिन के साथ कहीं जीत ना ले। जी वहाँ पे पॉलिटिकल फियर है उधर, प्लस मिड टर्म इलेक्शन राउंड द कॉर्नर, प्लस उन्होंने खुद इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम में बोला था मैं नया लड़ाई में हिस्सा नहीं लूंगा, नया लड़ाई शुरू नहीं करूंगा। और सिर्फ ये जो 2 ऑनगोइंग लड़ाई है, बस सर, बहुत इनको माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, यहीं से मैं बात शुरू करूंगी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप को चेतावनी दी है, अमेरिका ने हमला किया तो हम जोरदार जवाब देंगे। युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, अमेरिका समझ ले क्षेत्रीय युद्ध भड़क जाएगा, खामेनेई का कहना है। सुधाकर जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि ये तूफान से पहले की शांति है, वैसे कुछ रुझान आने शुरू भी हो गए हैं। अब खामेनेई की तरफ से कहा गया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं।
कहना चाहता हूँ। देखिए, आप अमेरिका का क्या डिस्पोजिशन किया है आज के दिन में? ये जो जहाज पानी में जो तैर रहे हैं वो ठीक है, दैट इज ओके। का एक समय था अमेरिका का मिडिल ईस्ट में 250 से 300 बेसेस होते थे, लेकिन जब से वो विड्रॉ किए हैं अफगानिस्तान से, तब से वो कम करके 19 से 31 रख रहे हैं। मेरा हिसाब कह रहा 46 बेसिस है। जी चलिए आप मान के चलिए 19 है, 19 के जो बेसिस हैं, हर बेस में जा देखिए 700 से लेके 10,000 तक जो मदर बेसिस हैं, 4 या 5 हैं, वहां पे 10,000 के हैं, 30,000 को वो हिसाब किताब बताते हैं। इनके जो पेट्रियट मिसाइल लगा हुआ है वो एयर डिफेंस मिसाइल है। पेट्रियट मिसाइल की जो कामयाबी है आपने देखा आयरन डोम में, उसको पेनिट्रेट करके 13 अप्रैल जब ईरान उसका डेमस्कस का हिट हुआ था, उसके बाद जो जवाब दिए थे, पिछली साल की बात कर रहा हूं, इसके मिसाइल हाइपरसोनिक और जो बैलिस्टिक मिसाइल है पेनिट्रेट करके, क्योंकि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है, इजराइल के पास जो छाती पीट पीट के बोलता है आयरन डोम इनविंसिबल, इनपेनिट्रेबल, ये है सिर्फ रेंजेस, शॉर्ट रेंज रॉकेट मिसाइल 70 किलोमीटर तक। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल का है उसका जो मिड कोर्स और जो टर्मिनल गाइडेंस अलग होते हैं, सैटेलाइट गाइडेड होते हैं ये, और ये पेनिट्रेट करके आसानी से इजराइल के ऊपर काफी धजा उड़ा है पिछली बार। इजराइल ना माने वो बात अलग है, लेकिन ईरान के पास पहली बार देखिए पूरा उनका 1400 साल या 1948 से लेते हैं, पहली बार ईरान डायरेक्टली इजराइल के खिलाफ हिट किया है। इससे पहले कभी जो भी कुछ हुआ है प्रॉक्सी लड़ाई हुई है। इसको आप मान के चलिए, काबिलियत अगर नहीं होगा तो ईरान क्यों करेगा? आज सब कहते हैं ईरान का एयर डिफेंस जो है जिल्च है, यानी कि ना के बराबर। मैं कह रहा हूं, मेरे पास ये डाटा है, ओपन सोर्स है, कम इनके पास S-300, S-400 और बातचीत चल रही है S-500 रशिया से लेने के लिए। ये इतने आ चुके हैं पिछले 6 महीने के अंदर, जैसा अब जनरल साहब कह रहे थे, राजन साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूं। इनके पास चाइना से 25 जनवरी और 29 को एग्जैक्ट डेट मेरे को 56 कार्गो एयरक्राफ्ट में लोड होके सामान आए, क्या आए हैं, कोई फूल माला तो नहीं भेजा होगा ना। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके साथ 29 जनवरी को ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुई है। किस किस के बीच में? रशिया, चाइना, ईरान। एग्रीमेंट में क्या है? ये डिफेंस एक पहलू है उस एग्रीमेंट में। 2 दिन पहले मेरे ख्याल से कल ही उनका ट्राइलेटरल एक्सरसाइज पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन, अरेबियन सी में एक्सरसाइज खत्म हुई है। ये सब क्या माने, क्या दर्शाता है? इसका देखिए जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट तो है ही है। एक्सेस ऑफ इविल बोलिए या कुछ भी कहिए, ये इतना केक वक्त नहीं होगा जितना हम सोच रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं। अमेरिका को पता है, अमेरिका के अंदर, होमलैंड के अंदर IRGC पेनिट्रेट कर चुका है। केवल आइसिस और अलकायदा नहीं है, अमेरिका को यह भी मालूम है कि उनके देश के अंदर आज के दिन में ये जितने फोर्सेस इनिमिकल टू देयर इंटरेस्ट, एक्सिस ऑफ इविल बोलिए या कोई भी, सब घुसपैठ कर रखे। क्यों? उनका मार्केट देखिए, स्टॉक मार्केट पिछले 24 घंटे के अंदर जो ड्रॉप हुआ है, किस लिए हुआ है? ये इसलिए हुआ है बिकॉज द मार्केट नहीं, देयर इज अ डीप कॉन्स्पिरेसी इन प्लेस which has to be understood. Donald Trump will do well to introspect, take people into confidence, and carry out some kind of a holistic analysis, take preventive measure. We also would like a superpower to remain as a superpower. Unfortunately, the superpower doesn't seem to have a head. वो सोच रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और कुछ, उनको खुद को ही नहीं पता क्या कर रहे हैं। बैक टू यू प्लीज। ठीक है, सुरेश गोयल जी, सोच रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और दिख भी यही रहा है कि कहीं से बातें कुछ सामने आ रही हैं, एक्शंस कुछ बोल रहे हैं। आपका आकलन क्या कहता है सर? अनम्यूट सर। कह रहा था कि इतने भारी भरकम आकलन सुनने के बाद पहले तो मेजर जनरल कोचर से और उसके बाद गुरु सुधाकर जी से, उसके बाद तो मुझको समझ में नहीं आता कि मेरे पास कहने के लिए बचा क्या है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो भी या तो गलत होगा या ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो सर, आप कहिए अपनी बात, अपना तो एनालिसिस। इसके बाद मैं क्या कहूँ, मुझको समझ में नहीं आता। नहीं सर, नहीं तो मैं खाली बहुत सोचने समझने के बाद में मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा आगे। और वो बात यह है कि देखिए, आप कितना भी आमदा मूव कर लीजिए, आपके अब्राहम लिंकन फ्लीट और आपके बाकी नेवी आ रहे हैं और वो पूरा घेराव करेंगे ईरान का, मैं मानता हूँ।
ट्रेड कनेक्टिविटी, मोबिलिटी सब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। लेकिन उसके बाद में क्या, ये कनेक्टिविटी ख़त्म करने के बाद में आफ्टर लेइंग द सीज, क्या ईरान को ख़त्म करने का इरादा है? उसके लिए क्या आप अगर वाकई में अपने बॉम्बर्स यूज़ करेंगे, अटैक करेंगे फैसिलिटीज़ को या शहरों में अटैक करेंगे, उसके बाद में क्या होगा? ईरान ने पहले ही बोल दिया है कि इस वॉर थिएटर में वो अकेला नहीं है। जो मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट में खासकर इजराइल भी उसमें उस थिएटर में शामिल होगा। मैंने कल या परसों मैंने कहीं कहा था, ज़्यादातर इस डिपेंड करेगा इस पूरे एपिसोड में कि इजराइल का रुख क्या होता है। अभी तक आपने सबकी बातें सुन ली होंगी, लेकिन इजराइल ने अभी जी तक पिछली बार की तरह से नहीं, पिछली बार इजराइल हमेशा वेरी वेरी वोकली अगेंस्ट इजराइल इस बार बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, विद एक्सेप्शन कि अभी रिसेंटली शायद आपने रिपोर्ट देखी या नहीं देखी कि वहाँ पर सऊदी अरेबिया के और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर वो दोनों ही यूएसए में जा कर के उन्होंने ट्रंप से बातचीत करी। जी अब उस बातचीत में क्या सऊदी अरेबिया और इजराइल साथ में आएंगे या ये समझाया गया है कि अभी ये टाइम नहीं ठीक है? है। मुझे ये लगता है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया ने मिलकर के जरूर ये कहा होगा कि अभी ये समय नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कोई भी कंट्री सबने साफ साफ कर दिया है कि वो इस बार वॉर के पक्ष में नहीं है। ठीक वो है। अपना एयर स्पेस भी उनको नहीं देंगी। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये जो अगर कुछ भी हुआ, जी ये बात सही है कि इसमें पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व होगा, और अगर मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व हुआ तो रशिया और चाइना किस हद तक पीछे रह पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। हम बोलते हैं कि वो नहीं आएंगे, लेकिन उनमें से अगर एक भी आगे आया ठीक है सर। तो खाली फिर मिडिल ईस्ट नहीं, इंडो पैसिफिक ठीक है। और यूरोप भी इसी बीच है। एक बड़ी खबर आ रही नहीं, है। अगर आप कहें तो एक छोटा सा मैं वाक्य कहकर अपनी बात खत्म जी करता सर हूँ। प्लीज। और इसका मतलब ये है कि वॉर, ये लिमिटेड वॉर नहीं रह पाएगी और मिडिल ईस्ट तक भी नहीं रह पाएगी, आगे भी बढ़ने की एक तरह से संभावना बनी रह सकती है। ठीक है। ओके सर। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशकियान, उनका एक बड़ा बयान आया है, दबाव में अमेरिका से नहीं होगी बात। पेजेशकियान ने कहा है कि धमकी देकर बातचीत के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ईरान पर हमला हुआ तो निर्णायक जवाब दिया जाएगा। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, इससे पहले भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने अमेरिका के भीतर का जो माहौल था वो बताया था। मैं एक बार फिर से आपसे वही सवाल चाहूंगी कि क्या अमेरिका में चुनावी माहौल, माफ कीजिएगा, युद्ध का माहौल दिख रहा है आपको? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो मैं ये कहूँगी कि अमेरिका के विद इन अमेरिका आपने देखा होगा लेटेस्ट जो पोल आया है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, इकोनॉमिकली ही इज़ नॉट रियली डूइंग वेल एंड विद लिटरली एप्स्टीन फाइल जो रिलीज़ हुआ है कल 3 मिलियन पेजेस, वो बार बार ये कहते हैं कि उनको एग्जॉनरेट किया गया है, लेकिन दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। हमारी यहाँ पे एक स्टेट मीडिया कहा जाता है फॉक्स न्यूज़ को, प्रेसिडेंट ट्रम्प का मीडिया कहा जाता है उसको। लिटरली उनका पोल में भी उनको बहुत डाउन दिखाई दे रहा है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई टेल यू व्हाट इज़ द फियर। यहाँ पे मेजर इशू चल रहा है। सर ने कुछ देर पहले बोला था यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और हो भी रहा है, और मार्च में फिर से और एक बड़ा प्रोटेस्ट होने का प्लान भी हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसी को एनालाइज किया है, आपने ये नोटिस ज़रूर किया है कि ही was not against American dominance. He was actually against rule-based order. He was बार बार जो posture दिखाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, उनको वो इंस्टीट्यूशनल को एक्चुअली ही थिंक्स दैट इंस्टीट्यूशंस आर ए प्रॉब्लम। उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनका हेजमनी को बढ़ाने के लिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग डोमेस्टिकली। उन्होंने पावर ग्रैब करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। लिटरली कंसोलिडेशन हो रही है यहाँ पे। मीडिया
हो, whether institutions हो, organizations को टारगेट करना, रिसेंटली फेड को टारगेट करना आपने देखा है, ऑन एंड ऑन एंड ऑन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को वॉर बनाना, लिटरली कांग्रेस, विदाउट कांग्रेस का अप्रूवल हो नहीं सकता, लेकिन वो बार बार डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को वॉर बोल रहे जी। हैं। और आगे जाके शायद हमारे जो कांग्रेस है ऑलरेडी डेड हो चुकी है, वो उसको अप्रूव ही कर दे। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अभी हमारा जो इंस्टीट्यूशनल एक चेक्स एंड बैलेंस हुआ करता था, थ्री डिपार्टमेंट्स सेपरेट हुआ करता था, जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, इसमें अभी कोई डिविजन नहीं दिख रहा है। इट्स ऑल कंसोलिडेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो कौन उसको रोकेगा, वी डोंट नो। 2026 इलेक्शन जो हारी है, मैं कांग्रेशनल सीट विस्कॉन्सिन से लड़ रही हूँ, यहाँ पे हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए इंसरेक्शन एक्ट को इन्वोक करने के लिए। यहाँ पे शायद मार्शल लॉ इम्पोज करा जाएगा कि इलेक्शन ही कैंसिल कराने के लिए। कि आपने देखा होगा बिल्डअप होते हुए एक कॉन्वर्सेशन जो जेलेंस्की के साथ हुआ था, वहाँ पे भी उन्होंने ये बताया था कि अच्छा हमारे वहाँ पर वॉर चलता रहेगा तो इलेक्शन नहीं होगा क्या। तो ये जो ही इज़ नॉट एक्चुअली ब्लफिंग, ही इज़ ऑल्सो नॉट जोकिंग। अभी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो अमेरिकन हेजमनी को सर्व करते हैं, इंटरेस्ट उनका वही है, वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर। तो इट्स फार्स। अभी थोड़ी दिन पहले कनाडा की मार्क कार्नी ने दावोस में बहुत अच्छी स्पीच दिया है, लेकिन दे वर पार्ट ऑफ इट, दे न्यू इट वॉज ए फॉल्स प्रोपागेंडा। बट जब तक उनके घर में अटैक नहीं हुआ, वो टारगेट नहीं बने, तब तक नहीं बोले। आज ये सिचुएशन आ चुका है कि इंटरनेशनली ऑल द कंट्रीज अंडरस्टैंड अमेरिका का जो एजेंडा है, इट्स एक्चुअली नॉट सर्विंग एनी अदर कंट्री और ह्यूमैनिटी ऑल्सो। अब अगर यहाँ पे डोमेस्टिकली किसी को, सिटीजन को भी मार रहे हो आपके आइज से, अभी भाषण आता है ईरान में प्रोटेस्टर को सेव करेंगे, आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा है हिपोक्रेसी। तो अनफॉर्चुनेटली मैं रिपब्लिकन हूँ, बट आई डोंट सपोर्ट इनह्यूमन प्रोपेगेंडा एंड हेजमनी वहाँ तक चले जाए कि मैं डिक्टेट करूँ कि बाकी सब कंट्री कैसे चलेंगे, मैं डिक्टेट करूँ कि बाकी सब कंट्री कहाँ से किसके साथ बिजनेस करेंगे, उनका कंट्री कैसे रन करेंगे। भाई वो तो अपने हमारे कंट्री में अटैक नहीं कर रहे ना। अभी 1979 से अगर ईरान ये बोल रहा है डेथ टू अमेरिका, आज तक हमारे लोग यहाँ की, मैं खुद भी ये तो जानती नहीं थी ना पहले जब पॉलिटिक्स में नहीं थी, कि वो डेथ टू अमेरिका बोलते क्यों है। यहाँ पे प्रोपेगेंडा यूज़ करा जाता है, अमेरिकन मीडिया यूज़ करा जाता है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। जब मैं डिग करने लगी तभी मुझे पता चला कि इसके पीछे तो बहुत सारे कारण हैं। 1953 में ऑलरेडी हो चुका है ऑपरेशन एजैक्स, उनका डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को हटाया गया है और नेशनलाइज ऑयल करने की वजह से वो हुआ है। सो दिस देयर लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अमेरिकन कॉरपोरेशंस। तो ये बात तो हम लोगों को नहीं बताया जाता ना। लिटरली आई वॉज टॉकिंग टू कांग्रेसमैन अदर डे एंड उनको ये समझा रही थी, बात कर रही थी, आप क्या कर रहे थे, वो उल्टा मुझे कह रहे थे ये कौन बोला तुम्हें। बोले आप लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो। तो ये रियलिटी है एंड अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग इट्स नॉट गुड फॉर एनी अदर कंट्री और डोमेस्टिकली इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री ऑल्सो। अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी का भी कोई आवाज़ नहीं रह गया। बिना डोनाल्ड ट्रंप का यू कांट बी रिपब्लिकन ऑल्सो। इस तरीका से कॉन्वर्सेशन आ रही है और लिटरल रिटन स्टेटमेंट्स भी आ रही है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते, आप रिपब्लिकन कैसे बनते हो? आप एंटी अमेरिकन हो, आप यहाँ की दुश्मन हो, आप यहाँ अमेरिकन बन ही नहीं सकते हो। ऊपर से मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चियन नहीं हूँ। तो डोमेस्टिकली आप अगर देखेंगे यहाँ पे सेवरल पॉस्चरिंग हुआ है। इकोनॉमिक पॉस्चर तो हुआ ही है, बट ऑन टॉप ऑफ इट रिलीजियस पॉस्चर जो होता है इन टर्म्स ऑफ डराना धमकाना, और जो नॉन क्रिश्चियन नॉन वाइट जैसे हमारे जैसे लोग हैं, लीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको भी टारगेट करा जाएगा। और आपने पता है दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम द डिक्टेटोरियल साइंस जो हमें यहाँ दिख रहा है। ईडी अमीन बोलिए 1972 की सिचुएशन इन उगांडा, और आप स्टालिन और हिटलर के बारे में क्या ही कहूँ। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वेयर वी आर एंड आई थिंक एंड देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी 2026 इलेक्शन ना ही हो यहाँ पे। तो होपफुली
hopefully Republican Party also wakes up and see that जो चल रहा है domestically and internationally is not actually serving American interest. हम isolation कर रहे हैं अपने आप को, और अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं. हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास मिलिट्री ठीक है, इसको सुप्रीमेसी मैं है, थोड़ा हम कहीं पे और भी विस्तार जाके से कभी समझ भी लेती कुछ हूँ भी कर सकते हैं. राजन कोचर जी से. राजन कोचर जी, ये कोई पहली दफ़े नहीं है. हम देखते हैं कि चाहे वो अपनी मिलिट्री ताकत की बात हो या फिर माइंड गेम की बात हो, हमेशा ट्रंप आगे रहते हैं. मुझे वक्त 2003 का भी याद आता है, जब इराक पर हमले से पहले आखिरी हफ्ते तक कहते रहे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक से फिर हमने देखा सबने कि क्या हुआ. तो क्या हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है? देखिए सोनल जी, आई थिंक ट्रम्प का एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस अगर आप करेंगे एंड इफ यू गेट इनटू द साइकोलॉजी डोमेन, तो आपको एक चीज़ बहुत साफ नज़र आएगी कि दैट ही डजंट बॉदर ऑफ टू मैनी कॉन्सिक्वेंसेज. वो अपनी डिसीजन जब लेता है उसको वो, और उसके जितने भी एडवाइजर्स अगर आप देखें सोशल मीडिया में तो बहुत इसको दिखाया जाता है, एवरीबडी इज अ यस मैन अराउंड हिम. सो व्हेन यू हैव अ लीडर लाइक दिस के यू आर सराउंडेड बाय ऑल यस मैन, जो आपकी रैशनल थिंकिंग आपकी अफेक्ट होती है. और इसलिए मैं देख रहा हूँ, देखिए आज अमेरिका के साथ कनाडा नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर चाइना पहुंच गया. 2018 के बाद इसको पहली बार हम देख रहे हैं. यूरोपियन यूनियन के साथ आपने झगड़ा कर लिया, नेटो कंट्रीज आपको क्रिटिसाइज कर रही हैं, तो आप अपने आप को एक आइसोलेशन में आप उसको लेके जा रहे हैं. एंड आई थिंक प्यूटिन मस्ट बी हैविंग द लास्ट लाफ टुडे, बिकॉज वो बैठे बैठे जो नहीं कर पाया ट्रंप ने कर दिया उसके लिए. वो यूक्रेन लड़ाई वो जो उसने इसलिए एक्चुअली की थी कि नेटो नहीं पास आए, अब तो वो ट्रंप ने इसको खुद ही मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है. तो ये हालत में मैं देख रहा हूँ. और इसको ग्रीनलैंड में आपने इसको ग्रीनलैंड की एक्चुअली वजह से यूरोपियन यूनियन आपसे नाराज है और आप इस तरीके की पोस्चरिंग भी कर रहे हैं. और चाइना एक्चुअली सेंट्रिक हर एक जगह जहाँ पर भी चाइनीज इन्फ्लुएंस, आई थिंक यू आर आपका हाइप हो जाता है, आप एक्चुअली ओवर रिएक्ट करते हैं हर एक चीज़ को. और एक टैरिफ का इसको लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत एक्चुअली ज़रूरी है. बिकॉज ऑफ टैरिफ यू हैव एंटरप्राइज लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज टुडे. और चाइना के साथ भी जो आपका रेयर अर्थ मटेरियल्स आता है, जो आपके सेमी कंडक्टर्स हैं, अभी उसको वो भी आना उसको मुश्किल हो गया. चाइना विल प्ले वेरी हार्ड टू गेट, बिकॉज देखिए आज अमेरिका, we have to admit that America is the greatest military power in the world today, but it is not the greatest economic power. China का 35% वर्ल्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में होती है. 150 कंट्रीज यूज चाइनीज प्रोडक्ट्स. तो आप ये जो आपकी हेजमनी है, ये आपका इन्फ्लुएंस है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये जो आपके जो बन रहे हैं, आप इसको अमेरिका काउंटर नहीं कर सकता. अमेरिका इज टू लेट, आई थिंक 10 to 15 years लेट, बिकॉज एक टाइम था कि सब कुछ अमेरिका चाइना से लेता था. आपके सिस्टम्स में चाइनीज जो आपके कंपोनेंट्स हैं ऑलरेडी घुस चुके हैं, आप उसको कैसे निकालेंगे? सो आई थिंक ट्रम्प नीड्स टू स्मेल द कॉफी, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं. ही नीड्स टू स्मेल द कॉफी एंड कम अप विद सम काइंड ऑफ अ प्रैग्मेटिक पॉलिसी. अब ये तरीका नहीं है. एक साल अगर आप ट्रम्प का एनालाइज एक्चुअली करें तो पूर्णिमा जी यहाँ पे हैं, वो उसको ज़्यादा इंटरनल अमेरिका की सिचुएशन एक्चुअली जानती है. सो मेनी पीपल आर इसको एजिटेटिंग, सो मेनी पीपल आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट. बिल्कुल, पूर्णिमा जी बता रही हैं किस तरीके से वहाँ की जनता में डर है, अफवाहें हैं, और ये दोनों तरफ से ही हैं. सुरेश गोयल जी, आपसे मैं सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों तक संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अभी अगर हम रिसेंट सिनेरियो देखते हैं तो जो अमेरिका और ईरान है उनके बीच बैक चैनल से कोई संदेश की खबर अभी तक नहीं आ रही है. तो क्या डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी को साइलेंट रखा जा रहा है? इसको भी मैं थोड़ा समझना चाहूँगी. देखिए, चाहे अमेरिका ईरान के बीच में डायरेक्टली कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि ट्रंप बराबर कह रहे हैं कि वो ईरान उनकी बातें किसी हद तक मानने को तैयार हो गया है. वो बातचीत चल रही है, उस बातचीत के चलते हुए हो सकता है उनको अटैक करने की जरूरत ना पड़े. अब दिक्कत ये है कि उसमें से कितना सच है कितना गलत है ये बताना बहुत मुश्किल है.
लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ एज ए डिप्लोमैट कि चाहे वो जग जाहिर ना हो, अखबार में आए या नहीं आए, लेकिन संदेशे आते हैं, संदेशे जाते भी हैं, बातचीत होती है, उस पर कितना माना जाए। वेनेजुएला की बात कर लीजिए आप। वेनेजुएला में जो हुआ ये थोड़ा ही है कि वो मदुरो को एकदम उठा करके ले गए। बातचीत हो, पहले भी संदेशे गए, उनको बताया गया कि कहाँ लिमिटेशंस है, उसके बाद में काफ़ी सारी रिपोर्ट आई हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए सोनल जी, कि अल्टीमेटली ईरान में चेंज होगा। न्यूक्लियर अटैक हो या नहीं हो, मेरे ख्याल है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रम्प भी जानते हैं कि किसी भी अटैक का मतलब, न्यूक्लियर वॉर का मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन है जी। पूरे ही। लेकिन वो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है रिजीम चेंज, और मेरा ख्याल है रिजीम चेंज होगा ईरान में, अभी नहीं, कुछ अरसे के बाद में। हर एक को अपनी नाक बचाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रिजीम चेंज हो जाएगा और उसके बाद में मामला शांत हो जाएगा, जहां तक मैं समझता हूँ। जी सुधाकर जी, देखिए अभी जो रिसेंट हम देख रहे हैं, खबरें भी जो सामने आ रही हैं, अमेरिका और ईरान जो है दोनों ही हमले के काफ़ी नज़दीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई भी मूवमेंट सार्वजनिक नहीं दिख रही है हमें, और हम देख रहे हैं कि लगातार एक प्रेशर बनाने की ज़रूर कोशिश हो रही है। तो अब आगे किस तरीके का इम्पैक्ट देखते हैं आप? अगर वॉर होता है तो कितने समय तक ये एक साइकोलॉजिकल वॉर चलेगा, या सचमुच आपको लगता है कि जो रिजीम चेंज वाली बात हो रही है वो बहुत आसानी से हो जाएगा? देखिए सोनल, ये 21st सेंचुरी है। कोई भी लड़ाई होता है, डायरेक्ट काइनेटिक अटैक करने से पहले लड़ाई की जो कैरेक्टर और जो नेचर है, दो अलग अलग पहलू हैं, कैरेक्टर एंड नेचर। ये अलग अलग ग्रुप और लंग लेने लगे हैं। मिसाल के तौर पे रशिया और यूक्रेन के बीच में लोग कहते हैं कि 2022-24 फरवरी से स्टार्ट हुआ। नो, कोई कहता है 2014 से स्टार्ट। उसका असली लड़ाई 2004-06 से स्टार्ट हो गई थी। आई एम श्योर द एम्बेसडर एंड जनरल दे विल बे मी आउट। तो किस किस्म की, ये इसको कहता है हाइब्रिड वॉरफेयर। ये जो कल कुछ ब्लास्ट आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, आज भी बंदर अब्बास में कुछ ब्लास्ट हुआ है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर को जाहिर करता है। इसके साथ इनकी साइबर अटैक शुरू हो चुका है, इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक भी शुरू हो रहे हैं। मेरा असेसमेंट ये कह रहा है कि ये लड़ाई बहुत लंबा खिंचेगा, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होंगे, क्योंकि आज के दिन में एम्बेसडर, आई एक्चुअली एग्री विथ व्हाट एम्बेसडर हैज सेड, पूरा कंप्लीट मिडिल ईस्ट के जो है ना वो ग्रुप जो ईरान के पक्ष में नहीं थे वो पक्ष में आने। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे शो का समय थोड़ा खत्म हो रहा है। आप सभी इतने वरिष्ठ लोग हैं, अपने विषय को इतना बेहतर समझते हैं, मैं भी बहुत जानना चाहती हूँ, मेरे दर्शक भी इस सिचुएशन को और समझना चाहते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे शो में शामिल होने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे।